वेलकम टू ओली बोर्ड बैंकिंग अवेयरनेस टॉपिक वाइज क्विज 7 में आपके लिए ले आया हूँ। पार्ट 1 to 6 आपके लिए ऑलरेडी स्ट्रीम कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका क्विज जो जितने भी सारे एमसीक्यू सेशंस थे वो सारे लिंक डाल दिए गए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट के अंदर भी पिन कर दिया गया है। इस सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं मनी मार्केट से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, एनपीए से रिलेटेड बेसिक्स से क्वेश्चंस और क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड और एमएसएमई से रिलेटेड क्वेश्चंस। एमएसएमई की एक मैट्रिक भी बताने वाला हूँ, बने रहिएगा। क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है, व्हाट डू वी कॉल द मनी दैट इज लेंट फॉर लेंट। लैंड को ही आपकी वर्ब की फॉर्म बनती है लेंट, जो लैंड किया जाता है पैसा एक दिन के लिए कॉल मनी मार्केट के अंदर। ठीक है, तो मनी मार्केट के अंदर जो एक दिन के लिए पैसा दिया जाता है उसे बोलते हैं कॉल मनी। एक दिन के लिए जो दिया जाता है उसे कॉल मनी। 2 से 14 दिन के लिए जो दिया जाता है उसे बोलते हैं नोटिस मनी। और जो 15 या उससे ऊपर दिन के लिए मतलब 1 साल तक के लिए जो दिया जाता है उसे बोलते हैं टर्म मनी। तो जैसे ही कॉल मनी दिखा तो आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए। ठीक है, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो देखिए आप झट से हम आंसर दे पाएंगे अगर आपको नहीं पता था तो। वाई डू बैंक्स बोरो मनी इन कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट के अंदर पैसा क्यों उठाया जाता है? तो अगर किसी को पता होगा कि कॉल मनी मार्केट के अंदर पैसा एक दिन के लिए लिया जाता है, इसका मतलब ये कोई इमीडिएट जो मिसमैच होता है उसको दूर करने के लिए। इसका मतलब टू मीट सडन डिमांड ऑफ फंड्स अराइजिंग आउट ऑफ लार्ज आउटफ्लोज, बिल्कुल ठीक बात है। सडन डिमांड को मैच को कंप्लीट करने के लिए, टेम्परेरी मिसमैच जो होते हैं उसको फिल करने के लिए, बिल्कुल ठीक बात है। स्टैच्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं उनको फिल करने के लिए भी उसको पैसे को उठाया जा सकता है। स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट्स मतलब जैसे सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, तो इसको पूरा रखने के लिए पैसा उठाया जा सकता है, बिल्कुल ठीक बात, ऑल ऑफ द अबव। What do we call money that is lent for more than 1 day but less than 15 days? मतलब 2 से 14 दिन। 2 से 14 दिन वाला किसके दिन के बीच में आता है? ये वाला होता है कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी। CNT बढ़ते क्रम में ये याद रखिएगा। ठीक है, तो नोटिस मनी, तो नोटिस मनी आंसर बनेगा आपका। चीज़ों को याद कीजिए ऐसे जैसे कि खुद के लिए पढ़ रहे हो, ना कि पेपर के लिए। व्हाट इज मैच्योरिटी पीरियड फॉर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट 2 मार्केट्स होती हैं। कैपिटल मार्केट में 1 साल से ऊपर वाले जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं, और 1 साल से नीचे वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो मनी मार्केट में आते हैं, तो लेस देन 1 ईयर। What do we call the facility given to current account holder of withdrawal of more amount than his deposit? 10,000 रुपए हैं लेकिन वो अगर 10,500 विड्रॉल कर पा रहा है तो कोई ना कोई गुड फेथ पे उसे पैसा दिया जा रहा है, उसके बिहेवियर को देख के दिया जा रहा है, तो उस फैसिलिटी को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट। ठीक है, स्वीप इन फैसिलिटी क्या होती है? एक आपका सेविंग अकाउंट होता है, एक आपके मान लीजिए आपने फिक्स कर दिया कि 25,000 से ऊपर वाला जो भी मेरा बैलेंस हो, ठीक है, वो मेरा मोड बैलेंस में चला जाए। ठीक है, मोड बैलेंस में मतलब एफडी बन जाए उसकी। और जो मान लीजिए अगर किसी आपका 27,000 बैलेंस है तो ऊपर वाले 2,000 की एफडी बन जाएगी, 25,000 आपके सेविंग अकाउंट में पड़ रहेंगे। जिस दिन 26 निकलवाने होंगे 25 इसमें से निकल जाएंगे, 1,000 रुपये इसमें से निकल जाएंगे, एफडी टूट के वापस 1,000 की बन जाएगी और 1,000 इसमें जुड़ के 26,000 निकल जाएंगे। ये इमीडिएट होगा, रियल टाइम में, आपको पता ही नहीं चलेगा कब एटीएम में जब आपने 26,000 की एंट्री डाली तो 26,000 पैसे निकले, कब ये सारा काम हो गया एफडी बन के टूटने वाला। तो इसे बोलते हैं स्वीप इन फैसिलिटी। ठीक है, आरडी आपको पता ही है, रेकरिंग डिपॉजिट होता है, टाइम टू टाइम आप पैसे जमा करवाते रहते हैं, हर महीने आप अपनी इंस्टॉलमेंट फिक्स कर देते हैं। ईएमआई आपकी लोन की ईएमआई होती है हमेशा इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ना कि इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होती है। व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर टर्म लोन टू बी क्लासिफाइड एज एनपीए। एनपीए कब होता है? एनपीए जब 90 दिन तक कोई प्रिंसिपल या इंटरेस्ट की कोई किस्त नहीं आती है, ओवरड्यू हो जाती है, तो उसे बोलते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एनपीए की कैटेगरी क्या है? 90 दिन तक वो स्टैंडर्ड रहता है, उसके बाद 1 साल तक आपका सब स्टैंडर्ड में रहता है, उसके बाद आपका चला जाता है डाउटफुल में। ठीक है, डाउटफुल में भी 3 कैटेगरी होती है, D1, D2, D3। सुनते रहिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं। यहाँ होता है स्टैंडर्ड 90 दिन तक, उसके बाद हो जाता है सब स्टैंडर्ड 90 दिन के बाद, मतलब ये एनपीए। ठीक है, एनपीए तो लास्ट तक रहता है। ठीक है, एनपीए के अंदर ही अलग अलग कैटेगरीज है। सब स्टैंडर्ड 1 साल तक, 12 महीने तक, उसके बाद जो होता है वो डाउटफुल कैटेगरी में चला जाता है कि भाई पैसा पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। 1 साल तक वो रहता है D1 में, 2 साल तक D2 में, फिर रहता है 3 साल या उससे ऊपर D3 कैटेगरी में। अगर मान लीजिए फिर भी पता लग गया कि भाई ये तो पैसा आ रहा नहीं है, तो इसे बोल दिया जाता है लॉस एसेट। ठीक है, ये होती है एक जर्नी एसेट की।
आफ्टर हाउ मेनी क्रॉप सीजन अनपेड शॉर्ट ड्यूरेशन फार्म लोन कैन बी टर्म्ड एज एनपीए। शॉर्ट ड्यूरेशन जो लोन है वो एनपीए कब होता है? जब एग्री लोन्स के अंदर ये दिन वाला चक्कर नहीं होता, ठीक है, उसमें होता है क्रॉप सीजन। तो शॉर्ट ड्यूरेशन वाले 2 क्रॉप सीजन, लॉन्ग ड्यूरेशन वाला 1 क्रॉप सीजन। तो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप वाला एनपीए कब होगा? 1 क्रॉप सीजन में होगा, ठीक है। What are the funds that are set aside by banks as fraction to the loan known as? कोई भी जब लोन दिया जाता है तो उसकी एक प्रोविजनिंग होती है उसकी रिस्क के अकॉर्डिंग। कोई बहुत ज़्यादा रिस्की लोन है तो उसके लिए अलग प्रोविजनिंग कर दी जाती है ज़्यादा वाली, बहुत कम रिस्की है तो उसके लिए कम प्रोविजन किया जाता है। अगर मान लीजिए कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई जो स्पेशली जो डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन है उनको लोन दिया जाता है तो कोई प्रोविजनिंग नहीं की जाती। तो उस रेशो को बोला जाता है प्रोविजनिंग कवरेज रेशो। मतलब अगर मान लीजिए 0.25 है, चलिए मैं रियलिटी में नहीं जा रहा हूँ, मान लीजिए कि 10% की प्रोविजनिंग है किसी होम लोन के ऊपर, तो इसका मतलब 100 रुपये का अगर होम लोन दिया जा रहा है तो 10 रुपये उसको बैंक को अलग रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसका मतलब 110 में से 100 यहाँ चले गए, 10 यहाँ चले गए, तो ये 10 वाले जो प्रोविजनिंग रखनी पड़ रही है, ठीक है, तो ये तो पैसा कहीं यूज़ कर ही नहीं पा रहा बैंक, इसलिए प्रोविजनिंग जो होती है वो उस केस में यूज़ की जाती है जब ये लॉस हो जाता है बैंक को, ठीक है। तो इमीडिएट लॉस से बचने के लिए ये प्रोविजनिंग करवाई जाती है आरबीआई के द्वारा। What do we call a loan which remains NPA for a period less than or equal to 12 months? जो स्टैंडर्ड होता है उसके बाद जिस दिन वो एनपीए हो जाता है उसके बाद वो 1 साल तक किस कैटेगरी में रहता है? सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया सब स्टैंडर्ड एसेट होता है, उसके बाद डाउटफुल में चला जाता है 1 साल से ऊपर जब हो जाता है। पिन का मतलब क्या होता है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। यूनियन पे डेबिट कार्ड इज कंसर्न्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? कौन सी कंट्री से ये बिलोंग करता है यूनियन पे डेबिट कार्ड? तो आंसर आपका चाइना। क्रेडिट कार्ड इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? किसका एसेंशियल कंपोनेंट है क्रेडिट कार्ड? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का, बिल्कुल ठीक बात है। इंटरनेट कॉमर्स का, बिल्कुल ठीक बात है। आप जो पीओएस के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट पे, आप अगर मान लीजिए अमेजोन फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं तो भी आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं, बोथ ए एंड बी। क्रेडिट कार्ड आर अ कन्वीनियंट सब्सटीट्यूट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? किसका सब्सटीट्यूट है ये? कन्वीनियंट सब्सटीट्यूट है, बिल्कुल कैश यूज़ नहीं करना पड़ता, चेक काट के नहीं देना पड़ता, आप सीधा पेमेंट कर सकते हैं, बोथ 1 and 2। अंडर आरबीआई रूल माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशन a rural microfinance borrower is identified by annual household income not exceeding। annual household जो इनकम है वो 1.25 लाख से ऊपर नहीं है तो वो माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशन उस बोरोवर को बोला जाएगा। लेटेस्ट रूल्स के अकॉर्डिंग डेट इनकम जो रेशो है, डेट मतलब उधारी और इनकम उसकी कितनी है, उसका रेशो कितना होना चाहिए, ये कहा कैप जो रखी गई है वो कितना हो सकता है, वो है 50% आरबीआई के द्वारा। इन विच ईयर सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था? फर्स्ट टाइम टू सर्व माइक्रो फाइनेंस सेक्टर इन इंडिया। तो कब ये शुरू किया गया था? 1991-92 के अंदर। कौन सा एक मैकेनिज्म नहीं है जो कंट्रीब्यूट करता है सक्सेस ऑफ माइक्रो क्रेडिट? डायनेमिक इंसेंटिव्स, बिल्कुल ठीक बात है। पेयर मॉनिटरिंग होती है, बिल्कुल ठीक बात है। रेगुलर पेमेंट स्केड्यूल्स होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। कोलेटरल नहीं होती, इसका मतलब आंसर है कोलेटरल। कोलेटरल नहीं होती माइक्रो फाइनेंस जो क्रेडिट्स होते हैं उसके अंदर, कोलेटरल फ्री लोन्स होते हैं। माइक्रो फाइनेंस जो होता है उसके लिए ट्रू गाइडलाइंस कौन सी है, रेगुलेशंस कौन सी है, ये पूछा जा रहा है। माइक्रो फाइनेंस लोन्स आर गिवन विदाउट कोलेटरल, बिल्कुल ठीक बात है। प्री पेमेंट पेनल्टी कोई भी नहीं होती, बिल्कुल ठीक बात है। इसका मतलब बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। एमएसएमई का जो मैंने आपको बताया था, एक मैट्रिक बताने वाला हूँ। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और जो आपका टर्नओवर है प्लांट एंड मशीनरी और जो टर्नओवर है उसका माइक्रो, स्मॉल और मीडियम का एक ट्रिक मैं बता देता हूँ। 1, 10 और 50। 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, इसका 5 गुना कर दीजिए। इसका 5 गुना कितना करेंगे? 5। इसका 5 गुना करेंगे कितना आएगा? 50। इसका 5 गुना करेंगे कितना आएगा? 250। तो अगर पूछ लिया जाए कि कोई एक फर्म है, ठीक है, वो आपको बतानी है स्मॉल में आती है कि मीडियम में आती है कि माइक्रो में आती है, ठीक है, नई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो वो आपकी किस में आएगी? स्मॉल में आएगी। अगर उसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 12 करोड़ है, ठीक है, तो 12 करोड़ पूछ लिया गया है तो ये तो अप टू 10 तक आता है जो स्मॉल वाला है वो, तो ठीक है, लेकिन तो इसका मतलब वो किस में चला जाएगा? 50 करोड़ वाले में चला जाएगा। एक स्पेशल केस और पूछा जा सकता है आपसे कि किसी का जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी वो तो है 9 करोड़, लेकिन आपका जो
टर्नओवर है उसका उसका है 261 करोड़। तो यहाँ और यहाँ दोनों में बीच में लाई करता है, यहाँ भी लाई कर रहा है, यहाँ भी लाई कर रहा है, तो जो बड़े वाला अमाउंट होगा उसकी कैटेगरी में उसे रखा जाएगा, इसका मतलब मीडियम में रखा जाएगा। एमएसएमई पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल को और किस नाम से जाना जाता है? इसका नाम बनेगा एमएसएमई संबंध। What does Z stands for? ZED for context in for MSME and certification in manufacturing। तो जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट होता है, या जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, या जीरो इफेक्टिवनेस जीरो डिफेक्टिवनेस, या जीरो डिले जीरो इफेक्ट। तो आंसर बनेगा आपका जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। A performance and credit rating scheme has been launched by MSME Ministry to assess credit worthiness and capability of industries in sector MSME sector के अंदर। तो इसको क्या कहा गया है, इसका नाम क्या रखा गया है? परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम। MSME इज डिफाइंड अंडर विच एक्ट? तो पुराने वाला एक्ट कौन सा था? MSME एक्ट 2006, लेकिन बाद में अब इसकी लेटेस्ट डेफिनेशन आ गई है, वो ये आप बताइएगा 2021 है कि 20 है। ठीक है, जो मैंने लेटेस्ट आपको प्लांट एंड मशीनरी वाली कैटेगरी बताई है वो। माइक्रो एंटरप्राइज इज एन एंटरप्राइज वेयर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड हाउ मच अमाउंट? कितने अमाउंट का एक्सीड नहीं करती है? तो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और टर्नओवर। ठीक है, और माइक्रो स्मॉल मीडियम किसका पूछा है? माइक्रो का पूछा है। पूछा क्या? इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब 1 करोड़। तो आंसर बनेगा आपका 1 करोड़। अगर यही उसका टर्नओवर पूछता तो इसका 5 गुना करना है, बस सबका 5 गुना ही आएगा नीचे, तो 5 करोड़। अगर आपको इस सीरीज़ के और सेशंस चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, आपके लिए और सेशंस भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आप एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, सर्च कीजिएगा ओलीवुड इज द न्यू ब्लैक, आपको ओरिजिनल ग्रुप मिल जाएगा टेलीग्राम के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने शेयर दोस्तों के साथ, जिन्हें जॉब की सख्त जरूरत है, जिनकी फैमिली को जॉब की सख्त जरूरत है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है कि नहीं, ये डिसीजन अब आपका है। थैंक यू सो मच।